दशक पहले शुरू होती है। ये बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है और जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसको चिताया था कि ये होने वाला है, कुछ कदम उठाइए आप। लेकिन जो वहाँ के राजनेता थे, ख़ास तौर पे जो राजपक्षे परिवार था, जो पूरी तरह से वहाँ पर सत्ता पर काबिज़ था, न सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उनके अंदर जो वहाँ के विश्लेषक वो कहते हैं कि इतना एरोगेंस था कि उन्होंने उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आप देखें इनका पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ये फैमिली नहीं थी। उनका जो बेस है वो हम्बनटोटा में है, जहाँ पर कि उनके जो पूर्वज रहते थे, वहाँ पर उनका एक ज़मीनें थी उनकी और एक एग्रीकल्चरल एक फैमिली थी और बहुत ज़्यादा रुतबा नहीं था। 40 के दशक में 1940 के दशक में वहाँ पर धीरे-धीरे वो काउंसिल्स वगैरह में उनका इन्फ्लुएंस शुरू हुआ और उनका दबदबा अगर आप देखें तो सन 60 सन 70 के दशक में बहुत अधिक था। उनके परिवार के कई सदस्य पार्लियामेंट तक पहुँचे। लेकिन सन 70 में जब यूएनपी की एक लहर आई तो उसके बाद से इनका जो ख़ानदान था करीब 10 साल तक मार्जिन्स पे चला गया और इसका जो रिकवरी हुआ वो सन 80 के मध्य में जब महिंदा राजपक्षे और उनके भाई चमल राजपक्षे वो जीत करके आए और वो जब पार्लियामेंट में गए, उन्होंने फिर वहाँ से अपना कंसोलिडेशन शुरू किया। लेकिन इनकी जो राजनीति अगर आप देखें तो पूरी तरह से एक सिन्हला शोविनिस्टिक एक राष्ट्रवाद जो है, जो पूरी तरह से सिन्हला आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ एक पैशन विप अप करके वोट वो जीतते हैं। अगर आप देखें राजपक्षे जो परिवार है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट में था। लगभग 30-35 जो राजपक्षे फैमिली के जो लोग थे वो कहीं विभिन्न पदों में थे। लेकिन अगर आप देखें जो की टॉप फंक्शनरीज थे उसमें राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, उनका भाई जो महिंदा राजपक्षे जो पहले राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री बन गए। बासिल राजपक्षे जो उनके भाई हैं वो वित्त मंत्री थे और कहा जाता है कि श्रीलंका के सबसे इनकॉम्पिटेंट वित्त मंत्रियों में से वो रहे हैं। चमल राजपक्षे जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो स्पीकर भी रह चुके हैं और कई उच्च पदों में वो हमेशा रहते हैं जबकि ये राजपक्षे फैमिली जब सत्ता में आती है। उसके अलावा नामल राजपक्षे जो महिंदा राजपक्षे के पुत्र हैं, जिनके ऊपर कई करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, वो भी मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें कि जो अभी वहाँ पर जो स्थिति बदली है पूरी की पूरी, तो पूरा जो ब्लेम है वो सिर्फ एक परिवार के ऊपर जा रहा है, वो है राजपक्षे फैमिली, क्योंकि इनका दबदबा बना हुआ था पूरे राजतंत्र पर। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानना चाहें तो इसकी हिस्ट्री जो अभी करंट क्राइसिस की कहीं ना कहीं जो वहाँ पर कई दशकों तक जो सिविल वॉर चला उसमें है। सिविल वॉर जब ख़त्म हो रहा था तो जो राष्ट्रपति अभी के हैं गोतबाया राजपक्षे, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे और उनके भाई जो अभी जो निकाले गए हैं, जो अभी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, महिंदा राजपक्षे, वो राष्ट्रपति थे और उन्होंने उस वक्त लिट्टे को ख़त्म करने के लिए बहुत हथियार दुनिया भर से ख़रीदे और वो पैसे श्रीलंका के पास नहीं थे, उसको उन्होंने कर्जा लेके लिया था और उस कर्जे की अदायगी आगे चलने वाले जो जनरेशन से उस पर छोड़ दी और वो जनरेशन अब की जनरेशन है। वो जो पेमेंट्स थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो उनको अब देनी पड़ रही हैं। इसके अलावा वहाँ पर 2-3 इस तरह से तुगलकी फरमान गोतबाया राजपक्षे ने लिए जब आखिरी वो 2019 में जब चुन के आए, जिसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमी थी डामाडोल हो गई और उसमें से सबसे बड़ा निर्णय था बिना किसी वजह वहाँ पर जो इनकम टैक्स और बाकी जो कर की दरें थी उनको कम करना। हालांकि उन्होंने चुनावी वादा किया था कि वो कम करेंगे कर, लेकिन उन्होंने बगैर इसके देखे कि ये जो कर आप हटा रहे हैं उसकी भरपाई कैसे होगी, उन्होंने कर काट दिए और ये कर उस वक्त काटे जबकि दुनिया भर में कोविड का पैंडेमिक भी शुरू हो गया। जो उनकी इकोनॉमी, उसका मेन स्टे टूरिज़्म है, जो टूरिस्ट आने बंद हो गए। इसके अलावा एक और उन्होंने निर्णय लिया जिसकी वजह से वहाँ की जो एग्रीकल्चर और जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, अगर आप देखें अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ पर आज़ादी से पहले भी श्रीलंका में जो मेन स्टे वहाँ की इकोनॉमी की है वो चाय,
और जो स्पाइसेस हैं उनके एक्सपोर्ट से डॉलर्स कमाते हैं और वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का। लेकिन इन्होंने रातों रात एक फ़ैसला लिया कि जो पूरी एग्रीकल्चर है देश की उसको ऑर्गेनिक कर देंगे। राइस और कई सारी जो स्टेपल थी, इसकी वजह से उस पे यील्ड पे बड़ा इफेक्ट हुआ। आखिरी अगर आप कहें जो ताबूत पे कील की बात की जाए तो वो ये जो यूक्रेन रशिया में जो क्राइसिस हुआ उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, तो अचानक इस देश को पता चला कि हमारे पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं और हमारे यहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है और पूरा संकट उसमें आ गया और फिर वो चीन, भारत जैसे देशों के पास मदद के लिए जाने लगा। फिलीपींस ही की तरह श्रीलंका भी एक बहुत गरीब देश है और यहाँ पर जब आप देखें उस स्थिति में जहाँ पर कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा हो, जो आप राज करने वालों की जो लाइफस्टाइल को अगर देखते हैं तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगा था राजपक्षे फैमिली के ऊपर कि अरबों डॉलर उन्होंने वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारी रिजर्व बैंक की तरह जो वहाँ पे सेंट्रल बैंक है, उनके साथ कुछ तालमेल करके उसको विदेशों में भेज दिया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। तो इमेंडा मार्कोस और उनके जो फर्डिनेंड मार्कोस जो वहाँ पे डिक्टेटर थे फिलीपींस में, उन्हीं की तरह राजपक्षे फैमिली के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं। और जिस तरह से इमेंडा मार्कोस के ऊपर जब तलाशी हुई तो हज़ारों लाखों डॉलर के जूते निकले थे, उसी तरह से अगर आप अब जब एक तरह से नई सरकार आएगी और सारे फैसले होंगे तो कई सारी चीज़ें निकलेंगी। ख़ास तौर पे जब वहाँ पर युद्ध के अंत में श्रीलंकाई जो तमिल हैं उन सिटीजन्स के ऊपर एक यूएन रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 से लेके 1 लाख तक तमिल सिविलियंस को मार दिया गया। इसको एक जनसंहार या जेनोसाइड भी कहा जाता है। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। उनकी जो करप्शन है, जो अरबों डॉलर बाहर ले जाने की जो बात है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा और कई इसके अंदर परतें खुलेंगी। और इमेंडा मार्कोस की तरह जो जूते निकले थे, गाड़ियाँ और जो बेशुमार दौलत उन्होंने इकट्ठी करी है, वो भी आने वाले दिनों में बाहर निकल के आ सकता है। आरोप बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन जो निर्णायक तरीके से इन आरोपों को पुष्ट नहीं किया जा सका है, वो जो प्रक्रिया वो भी जारी है। लेकिन आरोप यह है कि चूंकि इनके ऊपर इनका जो सरकार के ऊपर एक बहुत टाइट कंट्रोल था, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी पत्ता तक सरकार में तब तक नहीं हिलता था जब तक ये फैमिली का उसमें अप्रूवल ना हो। तो उसमें बहुत करप्शन का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है और ये भी कहा जाता है कि अरबों डॉलर, रुपए भी नहीं, अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने इकट्ठे किए और उसको देश से बाहर निकाला। और इनके जो अकाउंट्स हैं विदेशों में हैं, इस तरह की बातें वहाँ के विपक्षी दल कहते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट भी वहाँ की एक पार्लियामेंट्री टीम ने किया है। तो ये सब चीज़ें जो है आगे आएंगी, क्योंकि अब पहले इनका इतना दबदबा था कि इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, इनके खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब इसके अलावा जो ये तो एक तरह का करप्शन हुआ, दूसरा जो युद्ध के अंत में जो वॉर क्राइम्स की बात की जाती है, जेनोसाइड की बात की जाती है, वहाँ पर जो माइनॉरिटी तमिल्स की लार्ज स्केल जो एलटीटी के साथ लड़ रहे थे, उनकी तो हत्या एक तरह से वॉर में लेजिटिमेट समझा जाता है। लेकिन जो तमिल सिविलियंस को हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो मारा गया था, उसका जो आरोप इनके फैमिली के ऊपर लगा हुआ है। ख़ास तौर पे जब प्रेसिडेंट राजपक्षे पूरे आर्म्ड फोर्सेस के हेड थे, उनका भाई गोतबाया राजपक्षे जब राष्ट्रपति हैं वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चलने की बातें कई सालों से चल रही हैं, लेकिन उसको वो लोग अपने इन्फ्लुएंस की वजह से रोक रहे हैं। उसमें इंडिया और जो बाकी जो पावर्स हैं वो भी इनके साथ हैं। लेकिन अब न सिर्फ उनकी जो करप्शन की इन्वेस्टिगेशन होगी, बल्कि वो जो वॉर क्राइम्स के उनके ऊपर एलिगेशंस हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इकोनॉमी की जो अनदेखी की गई है और एक पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं कि लोक लुभावन चीज़ें करना जो कि आप चुनाव जीतने के लिए करते हैं, उसको ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती। ये दो चीज़ें अगर आप देखें, ये जो नीतियाँ गोतबाया राजपक्षे की रही हैं, उसने जो हालात को बहुत ख़राब कर दिया। ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा कि 2019 में जब चुनाव वो जीते, उनको टैक्स घटाने के लिए
कोई मनाही नहीं थी, चुने हुए सरकार थी, उनकी सारी चीज़ें थी, लेकिन उनको सोचना चाहिए था कि जो टैक्स घटाते हैं, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि सरकार तो उनको चलानी है, वो उन्होंने किया नहीं। दूसरा जो एक फरमान उन्होंने जारी किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बहुत अ, अच्छी बात है। फर्टिलाइज़र्स को, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जो दुष्प्रभाव हैं, उसके बारे में सबको पता है। लेकिन एक नीति को लाने के लिए, एक उसको कारगर करने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से सीधी तरह से कर दिया, उसकी वजह से जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ, वहाँ पे भुखमरी की कगार पे लोग आ गए, क्योंकि जो यील्ड्स थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वहाँ की जो एक्सपोर्ट्स थी वो बाधित हो गई उसके अंदर। तो एक तरह से उनकी जो नीतियाँ हैं वही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। विदेशी ऋण लेना, इस अनुपात में लेना कि जिसमें आपके पास रिजर्व्स ही नहीं है, उसमें और आप ऋण लेते जा रहे हो। बाकी चाइना जैसे मुल्क, जिनकी एक तरह से रेपुटेशन है कि वो आपको ऋण इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक ऋण के एक जाल में फंसा दें, उस जाल में बार-बार जाकर गिरना। ये भी एक तरह से इसको और कुछ नहीं तो एक इकोनॉमिक या आर्थिक मूर्खता ही कहेंगे, जो पॉलिसी की जहाँ तक बातें हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज श्रीलंका वहाँ पर है जहाँ एक काफ़ी दयनीय स्थिति में है। जो सिन्हला राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, वो वहाँ पर बहुत एक कोर मुद्दा है। अगर आप देखें, जब श्रीलंका में जब उनको इंडिपेंडेंस मिला, जब उनको आज़ादी मिली श्रीलंका को अंग्रेज़ों से, तो उस वक्त भी जो फॉल्ट लाइन्स थे वो थे वहाँ पर। जो तमिल वहाँ पे जो माइनॉरिटी है, वो ज़्यादा उनकी जो वहाँ पर सेना में या जो प्रशासनिक पदों में जो उनकी संख्या थी, उनके आबादी के अनुपात में कहीं ज़्यादा थी। और उसको लेकर सिन्हला और तमिल में काफ़ी एक मतभेद, विवाद और अगर आप कहें कि एक फॉल्ट लाइन्स तभी से बनी हुई थी। लेकिन आज़ादी के बाद जो वहाँ पर जो सिन्हला नेता थे, उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए और एक तरह से एक पॉलिटिक्स उसका ऐसा कर दिया कि वो जो एक रिजेंटमेंट था, उसको उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कैंपेन बना दिया। उसके बाद कई ऐसे कानून उन्होंने पास किए, जैसे जिसमें जो ज़्यादातर सिन्हला बुद्धिस्ट हैं, तो बुद्धिस्ट रिलीजन का, सिन्हला जो लैंग्वेज का, और उसी को उन्होंने प्राथमिकता दी, और सिन्हला भाषा का। तो जो तमिल भाषा थी, जो बाकी रिलीजन्स थे जो तमिल वहाँ पे फॉलो करते थे, उनको एक सेकंड ग्रेड बना दिया। तमिल सिटीजन्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह संविधान में कुछ चेंजेस करके ऐसा बना दिया है। और उसी की वजह से अगर आप देखें, जो एक मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो वहाँ पर 80% अगर आप आबादी देखें तो वो सिन्हला की है। सिर्फ उन्हीं के वोट लेकर आगे बढ़ने की जो राजनीति थी, वहाँ पर काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। उसकी वजह से वहाँ पे गृह युद्ध भी हुआ। अगर आप देखें हिस्टोरिकली, अगर आप देखें अगर आप बाकी मुल्कों में भी देख लें, जहाँ दो पार्टियाँ, बांग्लादेश हुआ, मालदीव्स हुआ या श्रीलंका हुआ, वहाँ पर एक जो पार्टी है वो प्रो इंडिया होती है, वो दूसरी प्रो चाइना होती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, राजपक्षे जो फैमिली है वो एक बहुत श्रूड फैमिली है। उनको पता है कि जैसे एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि द टेल वैगिंग द डॉग, यानी कि दुम कुत्ते को हिला रहा है, कुत्ता दुम को नहीं हिला रहा है। वो उस तरह से करता है। उसको पता है कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बीच में एक तनाव की स्थिति है, एक वर्चस्व वो बनाना चाहते हैं पूरे एक सामरिक कारणों की वजह से, और उसका वो हमेशा फ़ायदा उठाते रहे हैं। इंडिया से एड हमेशा लेते हैं, लेकिन हमेशा इंडिया के प्रति, जो इंडिया के इंटरेस्ट को उन्होंने सेफगार्ड नहीं किया है। चाइना के साथ भी जाते हैं वो। जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान से भी उन्होंने काफ़ी आर्थिक मदद ली है। और अगर आप देखें दूसरी ओर जो यूएनपी है, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है, रणनील विक्रमसिंघे, वो ज़्यादा इंडिया और वेस्ट की तरफ रहे हैं, और चाइना से उन्होंने हमेशा एक बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखाई नहीं है। लेकिन ये इस तरह के नहीं है। इनका एक बहुत तरह से एक स्ट्रीट स्मार्ट उन्होंने खेल खेला है डिप्लोमेसी में, और इंडिया को भी यूज़ किया है, चाइना को भी यूज़ किया है। और जहाँ एक और चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट्स में अपनी वहाँ पे कर्ज देकर कुछ सामरिक अपने लिए कुछ चीज़ें निकाली हैं, इंडिया ने पूरे खुले दिल से वहाँ के जनता के लिए हेल्प किया है। अभी भी अगर आप देखें तो कई बड़ी मात्रा में कई जहाज़ हमने भेजे हैं डीजल और पेट्रोल के साथ। लाइन ऑफ क्रेडिट हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की श्रीलंका के लिए खोल रखी है। हालांकि एक ऐसी जिसकी साख बिल्कुल नहीं है देने की। अगर आप देखें क्रेडिट रेटिंग श्रीलंका की, तो कोई उनको पैसे नहीं देगा, लेकिन भारत उनको दिल खोल के पैसे दे रहा है। चाइना
तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भारत अभी भी उनको दिल खोल के पैसा दे रहा है, लेकिन उसका कभी अप्रिसिएशन उन्होंने किया नहीं। जिस तरह से एक वफादारी नहीं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में गलत शब्द है यूज़ करने का, लेकिन जो इंडिया एक एक्सपेक्ट कर सकती थी वो राजपक्षे जब सरकार में रहे, राजपक्षे खानदान जब सरकार में रहा है, उनका जो झुकाव है या वो ज़्यादातर चाइना की तरफ ही रहा है। हालांकि वो इंडिया से पूरा जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं उन्होंने लिए हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।